बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज आप लोगों से जो जिस टॉपिक पे डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आइडिया जनरेशन टेक्निक्स। स्टूडेंट्स, जब भी हमने कोई राइटिंग करनी होती है, हमने कुछ लिखना होता है, और स्पेशली अगर हम एकेडमिक लेवल पे देखें तो हमने ऐसे राइटिंग करनी होती है पर्टिकुलरली, तो हमें आइडिया जनरेशन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे राइटिंग के अलावा अगर हम देखें तो प्रेसी राइटिंग है, या इवन ये कि जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो भी। और फिर उसके अलावा काफ़ी हद तक जो है कोई भी पैसेज हमने लिखना है, बेशक वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, या कोई भी छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, या फिर कोई स्टोरी, कोई डायलॉग, कोई भी चीज़ लिखनी है, तो ज़ाहिर है हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और सोचने का मतलब क्या है कि हम कौन कौन से आइडियाज़ लिखें, कैसे लिखें। यानी कि ये प्लानिंग स्टेज की एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो मैं एज अ टीचर समझता हूँ कि स्टूडेंट के लिए हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रहती है। और स्पेशली जो इनिशियल लेवल के जो राइटर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो अभी डेवलप करनी होती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम मतलब मैं अगर इस तरह से कहूँ कि जब तक ये प्रॉब्लम रहता है तब तक स्टूडेंट एक बिगनर राइटर ही रहता है। बेशक उसको ट्राई करते करते पूरा साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, बिकॉज हमने देखा है हमारे सामने स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब अपनी राइटिंग को किसी पैटर्न पे ला नहीं पाते। साल डेढ़ गुजर जाता है। वजह क्या है? वजह यही है कि उन्हें आइडिया जनरेशन टेक्निक्स का पता ही नहीं होता। उन्हें यही नहीं पता होता सोचना कैसे है। ठीक है। अच्छा, अब जब सोचने की बात आती है ना, तो देखिए हर इंसान के जो एक कॉन्शियस है ना, जो उसके सोचने की जो कह लें कि जो सलाहियत है, वो डिफरेंट लाइक सर्कल्स में काम करती है। ठीक है। कुछ लोग जब सोचना शुरू करते हैं तो उनकी सोच जो है वो अपनी ज़ात से आगे नहीं जाती। कुछ लोग सोचना शुरू करते तो शुरू ही अपनी सोसाइटी से करते हैं, अपनी तरफ आते ही नहीं है। ठीक है। और फिर इसी तरह से कोई तरतीब बन नहीं पाती उनकी थिंकिंग में। कभी कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं। और जब उनकी थिंकिंग में तरतीब नहीं बन पाती तो जाहिर है कि जो आइडियाज़ उन्होंने पेपर पे लाने हैं उन आइडियाज़ में कोई तरतीब नहीं बन पाती। तो इस तरह से वो पेपर पे आइडियाज़ लाने से पहले आपके माइंड में आइडियाज़ की एक तरतीब बननी चाहिए। तो उसके लिए एज अ टीचर मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ चीज़ें अपने तौर पर सोच के और कुछ चीज़ें डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ के आइडिया जनरेशन टेक्निक्स के हवाले से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो टेक्निक्स हैं ये इस वक्त आपके सामने मैं 8 डिफरेंट टेक्निक्स में आपके सामने रख रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, 5 Ws and 1 H, पेस्टेल, स्वॉट, डाफ्टी, क्रोनोलॉजी, हिराकी। अब ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। यूज़ तो आपने खुद करनी है जाहिर है, और हम क्लास में इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। डिस्क्राइब मैं करूंगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए पहले से आपके जहन में होना चाहिए कि ये सारी बातें सब टॉपिक्स पे इक्वली अप्लाई नहीं हो सकती। और अभी आप बाकी बातों को छोड़ के फिलहाल इन चीज़ों को सिर्फ इस टारगेट पे लाएं, इस पॉइंट पे लाएं कि आपने इनको ऐसे राइटिंग के लिए यूज करना है। ऐसे राइटिंग के लिए जो यूज करना है ना इनको, उसमें हो सकता है कि किसी एक टॉपिक के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग अच्छी आपकी हेल्प कर जाए। ठीक है।
किसी के लिए पेस्टल या स्वॉट आपकी हेल्प कर जाए। असल में ये आपकी थिंकिंग को डायरेक्शन देने के लिए आपके हेल्पर्स हैं, ये वाले जो आइडियाज़ हैं जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनको हम आइडिया जनरेशन टेक्निक्स कह रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि इनमें से किसी भी टेक्निक को आपने यूज़ करना है, एक को, दो को, तीन को यूज़ करके जैसे जैसे आप इनको आगे से आगे सोचते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, आपको नए नए आइडियाज़ मिलते जाएंगे। आप उस टॉपिक के बारे में पेपर पे लिखते जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन इन पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखनी है। एक बात तो ये कि हर टेक्निक हर टॉपिक के लिए इक्वली प्रैक्टिकेबल हो सकता है, ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपने डिफरेंट टेक्निक्स, इनमें से ये जो 8 मैंने दी हैं, इनमें से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना है हर टॉपिक पे, जहाँ से आपको ज़्यादा ऑथेंटिक और रेलेवेंट और ज़्यादा सॉलिड आइडियाज़ मिलेंगे, उनको आपने यूज़ करना है। एक तो ये बात। और दूसरी बात ये मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना किसी एक टेक्निक पे ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब मसलन मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो पेस्टल की टेक्निक पे जब भी आइडिया जनरेट करता है तो बहुत अच्छे उसके आइडियाज बन जाते हैं। ठीक है, कोई और होगा वो डाफ्टी की टेक्निक पे ज़्यादा इफेक्टिव आइडियाज दे सकता है। तो हो सकता है, मतलब दूसरी बात क्या है कि हो सकता है आपकी कोई पर्सनल लाइकिंग और पर्सनल वो एक इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सम स्पेशल टेक्निक बन जाए, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। असल चीज़ है कि सॉलिड आइडियाज़ आपके पास आने चाहिए। तो इस तरह से पहली टेक्निक के पे हम चलते हैं, और वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं जब आपने किसी टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया। अच्छा, अब उन आइडियाज को अगर हम देखें तो उनमें से कुछ आइडियाज रेलेवेंट भी होंगे ज़्यादा, कुछ इरेलेवेंट होंगे, कुछ कम रेलेवेंट होंगे समझ लें, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ज़्यादा मेजर होंगे, कुछ थोड़े माइनर आइडियाज़ होंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक कहती है कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है बस पेपर पे लिखते जाए, बस लिखते जाएं पेपर पे, विदाउट थिंकिंग कि इसका ये इरेलेवेंट है या नहीं है, ये मेजर है या माइनर है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या इस तरह की बातों को सोचे बगैर बस आपने लिखते चले जाना। एक दफा लिखते चले जाना है कि जो भी माइंड में आ रहा है, एक दफा उसको लिखते चले जाना है। ये जो टेक्निक है, ये एक अलग से भी आइडिया जनरेशन टेक्निक जरूर है, लेकिन ये बाकी कई ऐसी टेक्निक्स हैं, आइडिया जनरेशन टेक्निक्स, जिनकी बेस भी है। तो इसलिए आप विदाउट थिंकिंग कि ये रेलेवेंट है या नहीं है बस लिखते जाएंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके हो सकता है हम किसी और टेक्निक के थ्रू उनको ज़्यादा बेहतर वे में अरेंज कर लें। तो इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ इतना है कि जो माइंड में आ रहा है बस लिखते जाए। ये पहली टेक्निक है। उसके बाद आता है जी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि जैसे एजुकेशन इन पाकिस्तान है, तो आप इसकी टाइप, स्ट्रेंथ्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन वगैरह, ये मेन आइडियाज़ हैं, पहले ये सोच लें, फिर इनके आगे फर्दर सब आइडियाज़ बना लें। ठीक है, टाइप्स में जाएंगे तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम हमारा है, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज सिस्टम है, फिर उसके बाद मदरसा सिस्टम है। ये सब 3 सिस्टम मेनली चल रहे हैं। इसी तरह से स्ट्रेंथ्स भी और हो जाएंगी, तो वो आगे इनके फर्दर सब आइडियाज बन जाएंगे। इस तरह से ये इसको माइंड मैपिंग वो टेक्निक है कि जिसमें हम सोचते वक्त एक अरेंजमेंट वाला फिल्टर पहले से लगा के रखते हैं। और वो अरेंजमेंट क्या है कि पहले स्टेप में हमने सारे के सारे मेजर आइडियाज देने हैं, मेन आइडियाज देने हैं, फिर उनके आगे फर्दर सब आइडियाज देने हैं। ठीक है, और फिर अगर किसी का फर्दर सब आइडिया भी बन सकता हो तो सब आइडिया टू सब आइडिया भी दे सकते हैं। इस तरह से करके हमने मतलब दरमियान में एक सर्कल लगा के उस सर्कल को आहिस्ता आहिस्ता फैलाते चले जाना है। तो ये आपकी माइंड मैपिंग की टेक्निक बन जाएगी।
इसी तरह से 5 Ws and 1 H, 5 Ws and 1 H की जो टेक्निक है उसमें व्हाट, सोचें कि एक टॉपिक आपके सामने आया, फॉर एग्जांपल टॉपिक है पोल्यूशन का, तो आप सोचें व्हाट, क्या है ये, हु, इसमें कोई पीपल, कोई लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी। फिर उसके बाद व्हेन, कब ये हुआ या क्या कब है, टाइम, अगर कोई टाइम इन्वॉल्व है तो वो इसमें लिखें। वेयर, कहाँ ये काम हुआ या कहाँ पे ये है आइडिया, वो। फिर उसके बाद वाई, रीजन, क्या हुआ, क्या रीजन, क्या बनी, ये काम हुआ क्यों। ठीक है। अक्सर ये वाली जो टेक्निक है ये प्रॉब्लम टाइप के जो एसेज हैं उनमें हम यूज करते हैं। और इसी तरह से हाउ, हाउ का मतलब कैसे, प्रोसेस क्या है। ठीक है। मैंने देखा है कि एक शॉर्ट ऐसे आप सिर्फ वाई के ऊपर भी लिख सकते हैं, और एक और शॉर्ट ऐसे सिर्फ हाउ के ऊपर भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक चीज से, एक वाई से आपको इतनी रीजंस उसकी मिल जाएं और साथ आप सॉल्यूशन दें, तो आपका बड़े अच्छे तरीके से 7-8 पैराग्राफ्स का एक शॉर्ट ऐसे बन सकता है। ठीक है। सो इस तरह से ये टेक्निक भी काफ़ी हेल्पफुल होती है आइडिया जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है जी पेस्टेल। पेस्टेल जो टेक्निक है इसमें हम डिफरेंट आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं। ये एक एक्रोनिम है कि जो डिफरेंट आइडियाज़ के फर्स्ट लेटर को मिला के बनाया गया है। इसमें सबसे पहले पॉलिटिकल, अब कोई भी चीज़ है आप उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे गौर करें। वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकती हैं, उसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले उनके उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे गौर करें तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। फिर उस बात के इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे गौर करें। फिर उस बात के सोशल एस्पेक्ट पे गौर करें। फिर उस बात के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे गौर करें। फिर उस बात के एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे गौर करें। फिर उस बात के लीगल एस्पेक्ट्स पे गौर करें। फॉर एग्जांपल, अब मेरे माइंड में एक टॉपिक आ रहा है, फॉर एग्जांपल जी सी पैक। अब सी पैक के बारे में आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे, आपको एक एक आइडिया से, मतलब एक इकोनॉमिक से आगे आपको बहुत सारे फर्दर आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से इन एस्पेक्ट्स पे आप गौर करेंगे तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नए नए आइडियाज़ ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह से आगे है स्वॉट। स्वॉट होता है किसी भी चीज़ के, ये ज़्यादातर फ्यूचर के हवाले से होता है कि हमने फ्यूचर में कोई काम करना होता है तो उसमें मतलब किस तरह के हमारे सामने बातें हो सकती हैं। स्पेशली ये जो बिजनेस में जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है उसमें स्वॉट की काफ़ी जो है ना वो काफ़ी यूज़ होता है इस टेक्निक का। लेकिन हमारे एसेस भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जब इसको यूज़ करते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे आइडिया सामने लेके आते हैं। स्वॉट की टेक्निक एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसमें आता है जी स्ट्रेंथ्स, कि हम किसी भी चीज़ में अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, फिर अपनी वीकनेसेस को देखें, फिर अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और फिर थ्रेट्स को देखें। जाहिर है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ये दो चीज़ें हमारे इस प्रेजेंट प्रेजेंट के बारे में है और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके बारे में है। और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो है वो फ्यूचर के बारे में है कि फ्यूचर में ये हमें इससे अपॉर्चुनिटीज़ इस चीज़ के अंदर हैं और ये चीज़ें इसके थ्रेट्स में हैं। ठीक है। अब जैसे सी पैक के बारे में अगर आप सोचें तो सी पैक में हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, पाकिस्तान एज अ नेशन हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। स्ट्रेंथ्स के अंदर हमारी जियोग्राफी आ जाएगी। स्ट्रेंथ के अंदर हमारी जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी आ जाएगी। ठीक है। स्ट्रेंथ के अंदर हमारी लेबर आ जाएगी, हमारी टेक्निकल लेबर आ जाएगी और कई चीज़ें आ सकती हैं। वीकनेसेस अगर हम कह लें तो वीकनेसेस में हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। हमारी
हमारी डिस्टर्ब्ड इकोनॉमी आ जाएगी, इस तरह करके। और अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हमें अच्छा फ्यूचर मिल सकता है, हमें अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, हम ट्रांजिट दे सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और थ्रेट्स क्या क्या हैं कि हमारे जो नेशन है उसमें अब जाहिर है चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस आएगा, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज और आ सकते हैं। और अगर हम इन सी पैक की सारी चीज़ों को, सी पैक के सारे फ़ायदे को अच्छी तरह से अगर हम एक्सप्लॉयट नहीं कर पाते तो एट द एंड फिर हम इसको ये हमारे लिए नुकसान बन जाएंगे। बहरहाल इसके बारे में आप स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में अगर आप सोचते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप ये देखेंगे कि आपको इसमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। इसी तरह से आगे है जी डाफ्टी। डाफ्टी का जो आइडिया है वो है जी बेसिक डेफिनेशन, किसी भी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट कि असल में ये चीज़ है क्या। हम किसी टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि पहले सबसे पहले सोचते हैं कि असल में ये है क्या। इस आइडिया को समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज असल में है क्या। फिर उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब जाहिर है अगर क्लाइमेट चेंज है तो इसके तो डिसएडवांटेजेस ही होंगे ना, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो शायद आपको कहीं ना कुछ एडवांटेजेस भी मिल जाए। ठीक है। इसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी रिलेटेड हैं इस चीज़ से, उसके बारे में सोचें। फिर उसके बाद उसकी टाइप्स, रीजंस वगैरह, उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह, इन चीज़ों के बारे में आप सोचें, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में सोचें कि ये चीज़ इस वक्त क्यों इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर में क्यों इम्पोर्टेंट होगी। इस तरह से इम्पोर्टेंस के बारे में सोचेंगे तो भी आपको बहुत सारे इसके आइडियाज़ मिलेंगे और अब बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद आगे चलते हैं तो क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एनी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन टाइम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। ये हैपनिंग्स के बारे में होता है। जब हम किसी चीज़ की हैपनिंग्स बता रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की हम रीजंस बता रहे हैं, तो रीजंस बताते हुए हम इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं कि एटीज़ में, 1980s में पाकिस्तान में क्या सिचुएशन थी, 90s में क्या थी, फिर उसके बाद अपना 21st सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में क्या थी, सेकंड डेकेड में क्या थी। इस तरह करके वो सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप हम अपने बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट हमारा किस तरह से डिस्टर्ब हुआ, उसमें नेशनल फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे डोमेस्टिक वाले, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए और जो इसकी रीजंस बने। ठीक है। इस तरह से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तौर पर भी आप इसको लिख सकते हैं। और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि पहले आप मौजूदा सूरत हाल बता के फिर बैकवर्ड जाएं कि अब इसकी ये रीजंस हैं जो हमें पास्ट में मिलती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ये क्रोनोलॉजी का जो आइडिया है ये हमें बहुत अच्छी जो है ना वो टेक्निक लगता है और हमें अच्छे आइडियाज़ दे देता है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो हिराकी। हिराकी दर्जाबंदी जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है कि हम अपने आप से सोचना शुरू करते हैं और अपने आप से बाहर को लेके जाते हैं चीज़ों। ठीक है। मैंने ये देखा है कि एक पेस्टेल वाला एलिमेंट और एक ये हिराकी वाला एलिमेंट, ये जो दोनों टेक्निक्स हैं, ये दोनों टेक्निक्स हमारे जो प्रोवर्बियल टाइप्स के एसेस होते हैं उनमें बड़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है। प्रोवर्बियल टाइप्स के जो एसेस होते हैं ना, जिसमें कोई प्रोवर्ब आ जाता है, कोई ज़रबुल मिसल आ जाती है टॉपिक के अंदर, उसमें बड़े हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक टॉपिक आ सकता है। ठीक है। अ फ्रेंड वॉक्स इन when everyone else walks out, ये एक टॉपिक हो सकता है। मतलब हिराकी दर्जाबंदी है। सबसे पहले इसमें हम सोचते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं कि हमारे इंडिविजुअल लेवल पे
इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। फिर हम फैमिली के लेवल पे सोचते हैं। फिर उसके बाद हम कम्युनिटी के लेवल पे सोचते हैं। ज़ाहिर है हम इंडिविजुअल के लेवल पे सोचेंगे तो सिर्फ अपनी ज़ात है। फैमिली है तो थोड़ा सा हम बाहर निकलेंगे, हमारी फैमिली लाइफ आएगी। हमारी अपनी जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो लोग के जो वेरी क्लोज हैं, वो इस सर्कल में आएंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो कम्युनिटी आएगी। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं या प्रोविंस के किसी पार्ट में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में आप इसको डिफरेंट एरियाज़ में, अब जैसे पख्तून एरियाज़ हैं जो पश्तो स्पीकिंग एरियाज़ हैं, या हज़ारा एरियाज़ हैं, या कश्मीरी है, कश्मीर है, या पोठोहार का रीजन है, या फिर सेंट्रल पंजाब है, या सराइकी एरिया है। ठीक है। फिर उसके बाद बलोची एरिया है। ठीक है। फिर उसके बाद ब्राहवी एरिया है। सो देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज। सिंधी है, सिंधी में फिर कराची का एक उर्दू स्पीकिंग एरिया है। मतलब ये कम्युनिटी लेवल है। यहाँ पे सोचेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। फिर ओवरऑल हमारी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। ठीक है। फिर ओवरऑल हमारी नेशन एज अ नेशन जो हम सोचेंगे पाकिस्तानी, वो है। सोसाइटी में हो सकता है थोड़ा बहुत टच जो है वो हमारी सोसाइटी का कहीं बाहर भी जाता हो। जी ठीक है। जैसे केपी का जो थोड़ा सा टच है केपी और बलूचिस्तान का, वो अफगानिस्तान के की सोसाइटी और कल्चर के साथ भी है। अब यहाँ सोसाइटी एंड कल्चर सोच लें। पंजाब का थोड़ा सा टच जो है वो हमारे कल्चर का, वो इंडिया के साथ भी है। इस तरह करके ये जो कल्चर है, इस सेंस में भी आप सोच सकते हैं। और जो नेशन है, नेशन हम अपनी बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए सोचेंगे। और इसी तरह से फिर वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड की तरफ सोचेंगे। तो उसमें हमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे आइडियाज़ हमारे माइंड में आ सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने थोड़ी बहुत एग्जांपल साथ दी, और एग्जांपल दे के मैंने कुछ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन इन एग्जांपल्स को हम जब क्लास में करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो हम ज़्यादा बेहतर वे में इसको यूज़ भी कर पाएंगे और इसके ऊपर एक्सपर्ट भी हम हो जाएंगे। फिलहाल जो मैं आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ वो तो आइडियाज़ सिर्फ और सिर्फ एक, कह लें कि एक बेसिक, आपके कह लें कि पहली ईंट रखने के बराबर है कि मैं आपके माइंड में सिर्फ ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारे लिए ऐसे राइटिंग में तो हेल्पफुल है ही है। लेकिन जब हम कोई भी 20, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी 20 मार्क्स के किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यानी कि किसी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो हर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर असल में हमारा एक शॉर्ट ऐसे भी होता है। वो शॉर्ट ऐसे ही की तरह से हम लिखते हैं। तो अगर हम इन टेक्निक्स को यूज़ कर जाएं या अच्छी तरह करना सीख लें, तो हमें सिर्फ ऐसे राइटिंग नहीं, हर सब्जेक्ट में इससे हेल्प मिलेगी, और बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।